इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तकरार ना हो। लेकिन कुछ परिवार के मुखिया ऐसे होते हैं कि उन्हीं झगड़े तकरार से को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में किसी न किसी चीज़ का सहारा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हीं सहारे की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता। एक व्यक्ति होता है, अपने परिवार की मजबूरी को देखता है और उसी मजबूरी को दूर करने के लिए एक समय का सहारा लेता है, लेकिन समय के हिसाब से उसकी जो ज़िंदगी होती है हंसता खेलता इस तरह बिखरना शुरू हो जाता है कि जिसकी वजह से उसकी बड़े बेरहम तरीके से एक दिन हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्यारे जब पुलिस के सामने आते हैं, इससे सुनकर और लेख कर लोगों के कानों पर कतई यकीन नहीं हो पाता है कि आखिर हत्यारा इतना शातिर कैसे हो सकता था। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने नाम और अपने स्थान का एक बार कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है हरियाणा प्रदेश, और उसी में ही एक फरीदाबाद ज़िला लगता है, उसी का ही डबुआ थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 28 जनवरी का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है, तो डबुआ थाने के मौके पर इर्द गिर्द मौजूद कुछ घर होते हैं। उन्हीं घर के कुछ व्यक्ति होते हैं, वह अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद जैसे कुछ दूर जाते हैं तो देखते काफ़ी गहरा नाला है। उसी नाले में एक बोरी दिखाई दे रही है, लेकिन उसी बोरी के बगल जो होता है एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है। लोग वहाँ खड़े होकर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब डबुआ पुलिस थाने में दे दिया जाता है। डबुआ पुलिस थाने के अब थाना प्रभारी संदीप कुमार और साथ में यासीन खान भी होते हैं। दोनों खबर पाते उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और साथ में फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम और यहाँ तक अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक होता है उसी सकरे नाले पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही पहुँचते देखते हैं कि नाले पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जमावड़े लोग देखते हट जाते हैं। थाना प्रभारी यासीन खान और इधर संदीप कुमार जो होते हैं तुरंत जैसे नाले के करीब जाते हैं, डेड बॉडी को बड़े ध्यान से देखते हैं, तो पता चलता है डेड बॉडी का जो स्थिति है बद से बेहतर हो चुका है, जिसकी उम्र लगभग 33 से 35 साल के इर्द गिर्द ही होता है। डेड बॉडी का जो शकल होता है, यहाँ तक बॉडी होता है, हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। शिनाख्त कर पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल दिख रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त डेड बॉडी को उस सकरे नाले से बाहर निकलवाती है। तौर तरीके से बॉडी का अपने हिसाब से निरीक्षण भी करती है, लेकिन मौके पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं पुलिस की टीम उनसे इशारे में शिनाख्त करवाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। थाना प्रभारी यासीन खान जो होते हैं उसी वक्त इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं, और लेने के बाद जो होता है वहीं अज्ञात डेड बॉडी का पंचनामा भरते हैं और उठाकर बीके अस्पताल के ही मोर्चरी में अब भेजवा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का अपने हिसाब से निरीक्षण कर तभी उसी वक्त जो होता है वहाँ फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुँच जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम जो होती है अब बोरी के इर्द गिर्द जाती है। बोरी को उसी वक्त सूंघ मारती है और सूंघ मारने के बाद जो होता है ऊपर चढ़ती है और 4 चक्कर इर्द गिर्द मारती, फिर आकर वहीं इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। फोरेंसिक टीम जो होता है डेड बॉडी का अपने हिसाब से तौर तरीके फ़ोटो लेकर अपने कब्जे में तो रखती है और वहाँ कुछ साक्ष्य भी जुटाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाता, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इस डेड बॉडी कि जो तौर तरीके का ठिकाने लगाने का जो मकसद था वह मकसद के हिसाब से देखा जाए इस अज्ञात व्यक्ति की जो मौत हुई है यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और बेरहम तरीके से की गई है, और सिर्फ बॉडी लाकर यहाँ डंप किया गया है। थाना प्रभारी संदीप कुमार और यासीन खान दोनों थाने लौटाते हैं, और थाने लौटाने के बाद जो होता है
इधर अज्ञात व्यक्ति के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध IPS की धारा 302 और 201 के तहत जो होता हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले जो होता है यासीन खान इस केस को अपने जिम्मेदारी पे ले लेते हैं और लेने के बाद फ़ोटो को जो होता है अपने कब्जे में लेकर उसी वक्त अपने ज़िले के जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं उन्हीं थानों में उस फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है और साथ में यासीन खान थाना प्रभारी अपने जितने भी मुखबिर होते हैं हितैषी होते हैं उनको सूचना भी भेजवा देते हैं। आखिर कोई भी व्यक्ति अगर मोहल्ले से अगर शहर से कई दिन से लापता हो यानी कि वही 15 से 20 या 25 दिन से, तो इस चीज़ की हमें जानकारी दिया जाए और किसी थाने में अगर किसी अज्ञात व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो तो इसकी जानकारी हमें कैसे न कैसे दिया जाए ताकि कैसे भी किसी तरीके से भी अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त किया जाए। और पुलिस की टीम अपने हिसाब से लगती है, जांच पड़ताल के लिए भरपूर कोशिश करती है, मुखबिर होते लग जाते हैं और मुखबिरों के द्वारा पता चलता कि ठीक यही पास है जो सैनिक कॉलोनी है, उसी कॉलोनी का ही रहने वाला होता है दिनेश धवन, जिसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी अन्नू भी है। लेकिन दिनेश धवन लगभग 20 से 21 दिन से अपने घर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में शंकाएं हो रही है कि आखिर दिनेश धवन बिना बताए कहां जा सकता है और उस वक्त यही जानकारी निकल के आती है कि दिनेश धवन का मौके पर जो मोबाइल होता है वह बंद होता है। पुलिस का शंका बढ़ जाता है कि बस करो अज्ञात डेड बॉडी हो सकता है दिनेश धवन का ही हो। इसीलिए पुलिस की टीम उसी वक्त सैनिक कॉलोनी जाती है और वहीं जाती है तो अन्नू धवन से मुलाकात हो जाती है। अन्नू धवन से जब इधर उसके पति दिनेश धवन के बारे में पूछा जाता है तो अन्नू धवन पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति हैं लगभग 20 दिन पहले जो होता है झारखंड एक नौकरी के सिलसिले में गए हुए हैं और उन्हें नौकरी जब लग जाएगी तो वह घर ज़रूर चले जाएंगे। यह बात हमसे यहाँ दूसरे के द्वारा पता चला था। थाना प्रभारी के सामने अन्नू जब इस तरह की बात कहती है तो पुलिस की जो टीम होती है अपने पास रखे हुए अज्ञात डेड बॉडी का फ़ोटो जो होता है निकाल कर उसी वक्त अन्नू के सामने रख देती है। लेकिन अन्नू बड़े ध्यान से फ़ोटो को देखती है, लेकिन फ़ोटो में जो डेड बॉडी होता है पूरी तरह से शिनाख्त में नहीं आ पाता क्योंकि बॉडी का बस से बेहतर हालत हो जाती है। अन्नू बड़े ध्यान से देखती है और जब देखती है तो उसी समय अपना जो सर होता है 3-4 बार नकार में कर देती है। थाना प्रभारी समझ जाते हैं या डेड बॉडी जो होता है दिनेश धवन का है ही नहीं और पुलिस की जो टीम होती है वहाँ से अब खाली हाथ अपने थाने लौटाती है। यासीन खान इस केस को जांच पड़ताल कराने के लिए मुखबिर के ऊपर बड़ी तेज दबाव मारते हैं कि जल्द जल्द इधर अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त हो ताकि इधर अज्ञात डेड बॉडी के हत्यारे तक पहुँचने में हमें बड़ी जल्दी रास्ता दिखे। और उसी वक्त यासीन खान जो होते हैं अपने से बड़े अधिकारी की मदद लेते हैं और उन्हीं की मदद लेने के बाद जो होता मुखबिर भी बड़े तगड़े तरीके से इधर अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त करवाने में लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। और जब मेहनत करते हैं तभी इधर जो होता ठीक 29 जनवरी का दिन होता है तो उसी वक्त डबुआ थाने में एक अज्ञात महिला पहुंचती है। वह अज्ञात जो महिला होती अपना नाम दीपा बतला देती है। कहने लग जाते कि साहब हमें न्यूज़पेपर में ही एक अज्ञात डेड बॉडी का फ़ोटो मिला, उस फ़ोटो को देखकर हमारे मन में एक शंका हो रहा है और उसी शंका को साहब हम कैसे न तैसे कर यकीन में लाने की कोशिश भी करेंगे। एक बार चलिए आप हमें उस अज्ञात डेड बॉडी का दर्शन करवा दीजिए। और डबुआ थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं यासीन खान और उसी वक्त अपने सहयोगी को अपने साथ लेते हैं और इधर दीपा को लेकर ठीक बीके के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में पहुंच जाते हैं। अज्ञात डेड बॉडी के करीब जैसे दीपा जाती है तो बड़े ध्यान से लगती है तो तरीके से अब निरीक्षण करते हैं, लेकिन जो चेहरा होता शरीर होता है बुरी तरह से बिगड़ जाने की वजह से दीपा जो होती है शिनाख्त नहीं कर पाती है। तभी दीपा की जो नज़र होता है वह नज़र जाकर डेड बॉडी के दाहिने कलाई पर पहुंचता है तो पता चलता दाहिने कलाई पर एक डोटा ब्रेसलेट है, जिस ब्रेसलेट को दीपा जो होती है अपने भाई को राखी के तौर पर अब बांधी हुई थी। उस ब्रेसलेट को देखकर दीपा शिनाख्त कर लेती कि साहब यह बॉडी किसी और का नहीं है बल्कि हमारे मुँह भोले भाई दिनेश धवन का है। पुलिस के सामने जैसे ही शिनाख्त के नाम पर दीपा बात रखती है पुलिस को बड़ा तसल्ली मिलता है।
पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि बस करो यह डेड बॉडी जो होता है सीधा का सीधा दिनेश धवन का था। लेकिन पुलिस के मन में शंका तब बढ़ जाता है जब पता चलता है दीपा के द्वारा कि सही में डेड बॉडी दिनेश धवन का है। तो आखिर में दिनेश धवन की जो अपनी पत्नी होती है अन्नू, वह इस बात से इनकार क्यों कर जाती है कि हमारे पति का डेड बॉडी नहीं है। आखिर तो अन्नू पति के अपने काफ़ी सारी करीब थी, आखिर इस तरह की बात हमसे क्यों छुपा गई, जिसकी वजह से पुलिस का शंका सीधा का सीधा अन्नू के ऊपर टिक जाता है। उसी वक्त से पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए दीपा से वही कुछ पूछताछ करती है। हम सुराग भी मिलते हैं और सुराग की वजह से पुलिस की टीम इधर अन्नू के घर पहुंच जाती है और अन्नू को बिना टाइम गंवाए ठीक जो होता है इधर 1 फरवरी को अपने कस्टडी में लेते हैं, लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन अन्नू से जब पूछा जाता कि आखिर तुमने हमारे सामने इस तरह की बात क्यों रखी कि हमारे जो पति हैं वह पति ठीक लगभग 20 दिन पहले हमसे यही बात कहकर सामने से निकले हुए थे कि हम झारखंड जा रहे हैं नौकरी की तलाशी करने के लिए, तो झारखंड गए हुए थे, तो आखिर उनका मोबाइल नंबर बंद क्यों था, अगर शिनाख्त करने से इनकार क्यों कर गई। इस तरह की जब सवाल के बारे में जानकारी खुद अन्नू पाती है तो उसके जो चेहरे होते पूरी तरह से उतर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त अन्नू अपनी मोबाइल निकालते और निकालने के बाद थाना प्रभारी यासीन के सामने रखने लग जाते कि देखिए साहब, हमारे मोबाइल में ही जो व्हाट्सअप नंबर हमारे पति के नाम से, उन्हीं व्हाट्सअप नंबर में हमारे पति से बार बार चैट हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम यकीन था। लेकिन थाना प्रभारी जब अन्नू का चेहरा देखते हैं तो यकीन नहीं करते, बल्कि उसका मोबाइल तो ले लेते हैं और उसके चैटिंग को खोलते तौर तरीके से चैटिंग भी देखते हैं कि बार बार चैटिंग तो आता है, लेकिन अन्नू से जो होता है दिनेश धवन का मोबाइल नंबर लिया ही जाता है। और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन सर्विलांस की मदद से देखा जाता है और तभी पता चलता है कि दिनेश धवन का जो मोबाइल होता है पूरे दिन जो होता है इधर फरीदाबाद के एरिया में एक्टिव होता है। और एक्टिव होने की वजह से पुलिस का शंका इधर बढ़ जाता कि बस करो फरीदाबाद में रहकर इधर दिनेश धवन के साथ कुछ ना कुछ कारनामा किया गया है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सबसे पहले अन्नू का मोबाइल नंबर ले लेती और जब लेती उसके मोबाइल नंबर की CDR डिटेल भी निकाल देती है तो पता चलता है कि अन्नू के मोबाइल नंबर पर किसी अनजान व्यक्ति के कॉल कई बार आए हुए थे, हजारों बार हफ्ते में पड़े हुए थे। पुलिस का जो शंका अनजान नंबर के ऊपर टिक जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम वहीं थोड़ी बहुत अन्नू के सामने शक्ति दिखाती और लेकिन जैसी शक्ति देखती है तो उसी वक्त अपने पति दिनेश धवन की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है और साथ में अपने प्रेमी रणजीत का नाम ले लेती है। पुलिस की जो टीम जैसी खबर पाती है उसी वक्त पड़ोस में जाती है और रणजीत की तलाशी करती है और रणजीत पुलिस के हाथ लगता है और रणजीत को थाने लाया जाता है। और जैसे ही रणजीत के सामने इधर जो होता खुद अन्नू पड़ती है तो अन्नू को देखकर रणजीत समझ जाता है कि पुलिस के सामने अन्नू सारी राज खोल चुकी है। लेकिन पुलिस के सामने इधर रणजीत और साथ में अन्नू मिलकर जो सच्चाई इधर दिनेश धवन के बारे में रखते से सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। असल में दिनेश धवन का जो अपना मूल निवास होता है वह मूल निवास जो होता है ठीक हरियाणा प्रदेश का ही जाना माना जो शहर पड़ता है फरीदाबाद और उसी का डबुआ थाना भी पड़ता है। उसी इलाके का ही रहने वाला होता है दिनेश धवन। दिनेश धवन का अपना परिवार होता है, अपने बहन होते हैं, अपने भाई होते हैं, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी अव्वल होता है। अव्वल होने के नाते जो होता है नौकरी की काफ़ी तलाशी करता है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी नौकरी अब नहीं लग पाती है। ना लग पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके कुछ अपने सहयोगी उन्हीं सहयोगी से अपने ही इलाके में जाकर अब मौके पर एक कमरा लेता, वह भी किराए का। उसी कमरे में जाकर अब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट कर देता है और बड़ी जल्दी सीख लेता। तौर तरीके से उसके जो व्यवहार होते बदलने शुरू हो जाते हैं और बात करने का जो तरीका होता है बड़ा चाल चलन हो जाता है। और इसी चाल चलने की वजह से उसका जो धंधा होता है बड़े ज़ोर से चल पड़ता है और चलने की वजह से जो होता है उसका नाम अपने इलाके में होना शुरू हो जाता है। और इसी बीच घटना से लगभग 10 साल पहले जो होता है दिनेश धवन अपने इलाके में एक पार्टी के फंक्शन में शामिल होता। उसी में मुलाकात जाकर अब इधर अन्नू से हो जाता। अन्नू के अपने माता पिता होते हैं, उसी सैनिक कॉलोनी के रहने वाले होते हैं और एक कॉलोनी के होने के नाते जो होता है इधर अन्नू के साथ इतना करीबी बन जाते कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल जाता। प्रेम प्रसंग इस तरह चलने लग जाता है कि दोनों जो होता है शादी तक का करने का फैसला लेते हैं और शादी तक का भी कर लेते हैं। और करने के बाद अन्नू जो होती है अपने ससुराल में आकर दिनेश धवन के साथ बड़े खूबसूरत तरीके से अब रहना शुरू कर देती। समय बीतने लग जाता है
क्योंकि कमरे से थोड़ी दूर पर ही इधर दिनेश धवन का अपना जो था प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस होता है। और बड़ी जल्दी जो है सुबह के टाइम ऑफिस निकल जाता और बड़ी जल्दी जो था दोपहर के टाइम अपने कमरे पर आता और अपने पत्नी के साथ वक्त बिताता। वक्त बीतने का जो सिलसिला होता है इस तरह चलने लग जाता है कि ज़िंदगी का लगभग कई सालों का वक्त निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो इसी बीच जो होता है दिनेश धवन के ऑफिस में काफ़ी बड़े बड़े लोगों का बैठना भी होता है। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों का मीटिंग का सिलसिला होता है। लेकिन वहीं पर बैठकर उनके साथ महफिलें भी इधर शिखर धवन का जमना शुरू हो जाता। और जब जमने लग जाता दिनेश का तो इधर धीरे धीरे पैक का लत लगा लेता है। लेकिन अपने हिसाब से पैक लगता है ताकि अन्नू को पता ना चले। और पैक लगा अपने घर आता। आने के बाद अपने परिवार रह रहे अपनी पत्नी अन्नू का तौर तरीके से भी ख्याल रखता। अन्नू का हर ज़रूरत हर ख्वाबों को पूरा करने के लिए इधर जो होता है दिनेश धवन कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। हर सपने सजोने के लिए लग जाता है। लेकिन इधर अन्नू जो होती है अपने पति के सेवा पानी में कोई कसर भी नहीं छोड़ती ताकि पैसे ही ना अभाव हो। इधर अन्नू भी जानती थी कि हमारे पास पैसे का कोई अभाव नहीं है, जिसकी वजह से खुलकर अन्नू मौज मस्ती किया करती थी। लेकिन मौज मस्ती करते करते दिनेश धवन और अन्नू की ज़िंदगी का कई सालों का जब वक्त निकल जाता है तो इसी बीच अन्नू को एहसास होता है कि आखिर हमारी गोद है अभी तक सोनी क्यों पड़ी है। और यही सब जानने के लिए इधर खुद जो होता है दिनेश के पीछे पड़ जाती है और दिनेश को ले जाती है डॉक्टर के पास इलाज कराती है। लेकिन ना दिनेश में कोई खोट निकलता है ना अन्नू में कोई खोट निकलता है, जिसकी वजह से अपना रास्ता खोजने के लिए इधर दोनों परेशान हो जाते हैं कि जब तक अन्नू माँ नहीं बन जाती तब तक हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ अब आगे कहाँ आएंगे। लेकिन दिनेश भी काफ़ी कोशिश करता है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाता है, बड़े बड़े हकीमों को दिखाता है। लेकिन उसके किए किराए पर हर वक्त पानी फिर जाता जब अन्नू माँ नहीं बन पाती। अब इधर अन्नू भी इतना परेशान हो जाते कि आखिर जीने का अपना रास्ता कौन सा निकाले। लेकिन इसी बीच अन्नू के कुछ अपने हितैषी होते हैं, तभी बाल आश्रम ले जाते हैं और वहीं से अन्नू जो होता है मौके पर एक बच्ची को गोद ले लेती है और अपनी बेटी के तहत अपने घर में पालन पोषण करना अब शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो इसी बीच जब भी सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर दिनेश धवन अपने ऑफिस तो निकल जाता। निकल जाने के बाद अपने परिवार में पल रहे अपनी परेशानी को देखकर इतना परेशान हो जाता कि जब शाम के टाइम पैक लगाता तो यही सब सोच साच कर लगा था आखिर परेशानी को दूर करने का कारण यही सब हमारा पैक बनेगा। और वह काफ़ी सारा पैक लगा लेता और धूत होकर अपने घर आता। लेकिन अन्नू जब इस स्थिति को देखती और देखकर 3-4 बार कहती और बात कहने की वजह से इधर जो होता है दिनेश काफ़ी तरह के सवाल जवाब करता, जिसकी वजह से इधर अन्नू अब अपने पति से लेकर लड़ झगड़ जाती और दोनों के बीच झगड़े टकराव शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक दिनेश कभी कभी अपनी पत्नी अन्नू का पिटाई भी कर दिया करता था। अन्नू अपने दुखाड़े सुनाने के लिए अपने पड़ोसियों की मदद लेकिन उसकी नज़र में कोई भी लड़का या कोई भी औरत नहीं आता। तभी इसी बीच अन्नू के ही पड़ोस का रहने वाला रणजीत होता है, जिसके ज़िंदगी में अभी कोई खुशियों तक का कदम ना पड़ा था। लेकिन हाँ, अन्नू से लगभग 10 साल बड़ा होता है। अन्नू का रिश्ते में दूर का ही एक चचेरा ससुर होता है। लेकिन इधर रणजीत का जो होता है अन्नू के घर काफ़ी आना जाना होता, इतना आना जाना होता है कि अन्नू के साथ जो होता है उसका बोलचाल बन जाता। और बोलचाल की वजह से अन्नू भी समझ जाते कि करीबी होने के नाते हमें अपने सारे दुख की बात जो होता है रणजीत के सामने रखना चाहिए। लेकिन अन्नू हिम्मत जुटाती जाकर अपने सारे दुख गिले शिकवे जो होती है रणजीत के सामने रख देती। और जब रणजीत सुनने के बाद समझ जाता है कि आखिर अब जो होता है अन्नू की कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, वह भी समझ जाता है कि समय के हिसाब से अन्नू की दूसरे घर का खाना भी खाना चाहिए। और वह खाना का निवाला बनने के लिए खुद रणजीत तैयार हो जाता कि आखिर कब मौका मिले, कब जो होता है अन्नू के साथ गलत रिश्ते तक का अंजाम दिया जाए। यही सब सोच साच कर इधर खुद जो होता है रणजीत अब इस तरह खूबसूरती देखकर अन्नू का पागल सा हो जाता है कि पाने के लिए इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन अन्नू जब कभी भी रणजीत को अपने घर बुलाती कोई भी काम करने के लिए तो अपने घर पर मौके पर जो काम पड़ा होता उसको छोड़ छाड़ कर अन्नू के काम को निपटा देता ताकि अन्नू उसकी काम को देखकर तारीफ करे। लेकिन जब भी अन्नू उसके करीब जाती तो हर वक्त अपने दुखड़े और रात वाले कार्य जो होता है रणजीत के सामने रखती। और रणजीत जो होता अब नहीं चाहता था कि आखिर दुखे हुए नब्ज पर हाथ ना रखा जाए, और वह मौका वही निकालता है और दुखे हुए नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश भी करता है। लेकिन वह नहीं समझ पाता कि आखिर अन्नू जो होती है हमें इस तरह बड़ी जल्दी भाव क्यों नहीं देख रही है। बार बार इधर खुद जो होता रणजीत कोशिश करता कि अन्नू को कैसे न तैसे कर अपने जाल में फंसाया जाए।
अन्नू के लिए जब भी बाजार जाता, तरह तरह के गिफ्ट लाता, तरह तरह के पकवान लेता, अन्नू को लाकर चोरी छुपे पकड़ा देता। लेकिन अन्नू को समझ में आ जाता कि रणजीत जो होता है कि आखिर चाहत कहाँ तक हो रही है और चाहता क्या। यही सब सोच साझ कर अब अन्नू खुद जो होती है रणजीत की इर्द गिर्द मढ़ाना शुरू कर देती है। अब एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है तो उसी वक्त रणजीत जो होता अन्नू के घर पहुँचता। पता चलता दिनेश धवन तो है नहीं, माँ पड़ोसी अन्नू होती है। और घर में जाते ही अन्नू एक ऐसी हालत में होती है, उस हालत को देख कर रणजीत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अन्नू जैसे ही रणजीत को देखती है, देखने के बाद वह भी न रोक पाती है और दोनों के बीच जो होता है जाकर अपने ही बेडरूम में अब संबंध बन जाता है। और वही बेड होता है जो बेड पति का होता है। और दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते बनने के बाद बार बार यह सिलसिला चालू हो जाता है और सिलसिला इस तरह चलने लग जाता है। इसकी जो खबर होता है सैनिक कॉलोनी में पहुंच जाती है और पहुंचने की वजह से जैसी कैसी खबर दिनेश धवन को पहुंचती। लेकिन दिनेश धवन अपनी दुनियादारी में इस तरह व्यस्त होता है कि अन्नू से सवाल जवाब करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन समय भागने लग जाता है, बेखौफ तरीके से अपनी ज़िंदगी रणजीत और अन्नू बिताने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच किसी दोस्त की मदद से खबर जाकर दिनेश को लगता है तो दिनेश को यकीन नहीं होता है। अपनी पत्नी से काफ़ी सारे सवाल जवाब करता है तो उसकी जो अपनी पत्नी थी अन्नू अब अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए कहने लग जाती है कि आखिर रिश्ते में हमारे तो अपने चाचा लगते हैं रणजीत, बस उनका काम होता है हमारे घर आकर थोड़ी बहुत हेल्प करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसी वक्त दिनेश धवन जो था अपनी पत्नी के ऊपर दबाव मारते हुए कहने लग जाता है कि आज के बाद हमारे घर रणजीत नहीं आना चाहिए, समझ लो। और उसी दिन से इधर अन्नू समझ जाती है। 3-4 दिन तो मामले को शांत रखती है। लेकिन इधर अन्नू इस तरह रणजीत के प्यार में पागल हो जाती है, चोरी छुपे मौका भी निकालती है कब अपने रिश्ते को अंजाम दिया जाए। लेकिन रणजीत भी समझ जाता कि इस चीज़ की भनक दिनेश को लग गई है। लेकिन वह भी चोरी छुपे कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। हफ्ते दर हफ्ते बीत जाते हैं। अन्नू जो होती है मिलने के लिए बेकरार होती, तभी उसी वक्त उसके नज़र में ध्यान भी आ जाता कि आज हमारा जो पति है मौके पर कहीं रिश्तेदार के यहाँ आने, और वही फ़ायदा उठा पाती है, अपने कमरे में बुलाती है, दोबारा रणजीत के साथ रिश्ते को अंजाम देती है। लेकिन अब जब भी कभी भी घर पहुँचता दिनेश धवन तो जो होता है नशे में पहुँचता है। पहुँचने के बाद वह कभी कभी जो होता है पड़ोस में पड़ रहे इधर रणजीत का नाम लेकर अपनी पत्नी का पिटाई कर देता है और सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता है। और जब चलने लग जाता है इधर जो थी अन्नू समझ जाती है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ आकर दिनेश की परछाई में नरक सा हो गया है। आखिर अन्नू भी कुछ ना सोच पाती है। लेकिन इसी बीच दिनेश धवन का एक अपना करीबी दोस्त होता है नितिन ठाकुर, जो इधर लगभग 10 साल छोटा ही होता है दिनेश धवन से। लेकिन दिनेश धवन के साथ नितिन का इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों जो होते हैं शराब के ठेके पर बैठकर रोज़ का महफिल जनाने का एक सौभाग्य प्राप्त करते। और यह सिलसिला जो होता है इनका महफिल वहीं ठेके पर चला करता था। लेकिन इसी बीच नितिन ठाकुर का जो होता है धीरे धीरे अब इधर दिनेश धवन के घर आना जाना होता है। मौके पर इधर नितिन ठाकुर बल्लभगढ़ के एक जो होता केमिकल फैक्ट्री होता है उसी में काम किया करता था। और काम करने की वजह से उसके जेब में काफ़ी ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। और इसी पैसे का उपयोग कर कर यह कभी कभी जो होता दिनेश धवन को पार्टी दिलाते, जिसकी वजह से दिनेश धवन इधर नितिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसी मेहरबानी की वजह से अपने घर लाना जाना शुरू कर देता है। लेकिन नितिन की जो नज़र होती है अब जैसे ही जाकर अन्नू के ऊपर पहुँचती तो अन्नू की खूबसूरती को देखता दीवाना सा हो जाता है और इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता सिर्फ अन्नू की चाहतों को पूरा करने के लिए। और लेकिन जब मंडराना शुरू कर देता है तो उसी बीच जो होता है पति पत्नी के रिश्ते के दरार के बारे में नितिन को पता चल जाता है और वह मौका नहीं गंवाना चाहता, जिसकी वजह से भाभी का रिश्ता बनाता है। और नितिन इधर अन्नू से चुटोले शुरू कर देता। हंसी चुटोले के बीच जो होता है दोनों के बीच इस तरह बातें हो जाते। अन्नू वह मौका गंवाना नहीं चाहती और अपने ही बेडरूम में ले जाकर नितिन के साथ अनैतिक संबंध बना देती है। और वहीं अपने पुराने प्रेमी रणजीत को भूल बैठती है कि अब तो ज़िंदगी में नया प्रेमी आ चुका है, क्योंकि उम्र में 4 साल छोटा होता है नितिन, जिसकी वजह से इधर जो होता अपनी ज़िंदगी में नया जीवन साथी पाकर नीतू काफ़ी खुश हो जाती है। और खुश होने की वजह से दोनों के बीच बेधड़क तरीके से संबंध पनपना शुरू हो जाता है और संबंध का सिलसिला बेधड़क तरीके से चलता है। और ऐसे चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीतता है तभी जैसे ही साल 2020 का वही मार्च का महीना आता, उसी महीने में पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाता। और लॉकडाउन लगने की वजह से दिनेश धवन का जो काम होता है पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। और इस तरह ठप पड़ जाता है कि पूरा जो होता है पैसों की
तंगी टूट पड़ता है, जिसकी वजह से अब इधर अन्नू के जो शौक होते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि जब भी अन्नू अपने पति दिनेश से पैसे की मांग करती तो तंगी दिखाकर वही मना कर देता, और जिसकी वजह से इधर अन्नू और दिनेश के बीच पैसे के लिए झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन तो वक्त बीतता है, तभी अन्नू को आभास होता है कि जब से हमारा पति हमारे ही रूम में व्यस्त है, क्योंकि कारण था लॉकडाउन, और इसी लॉकडाउन की वजह से हमें ना नितिन से मुलाकात हो पा रही है और ना रणजीत से। अन्नू भी प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि दोनों प्रेमियों से मिलने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है और मौके की तलाश में बैठी रहती है। और तभी एक दिन मौका निकाल लेती है, मौके के तहत जो होता है खुद नितिन के ही रूम पर पहुंच जाती है और फिर रिश्ते को अंजाम देती है। और सिलसिला अब चोरी छुपे चलने लग जाता है, और चोरी छुपे का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलता है। एक दिन जैसे नितिन के साथ रिश्ते को अंजाम देकर अन्नू उठती है तो उसी वक्त कहने लग जाती है कि आखिर चोरी छुपे जो मामला कब तक चलेगा। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ खूबसूरत तरीके से नितिन ठाकुर ज़िंदगी बिताया जाए। और नितिन जब यह बात सुनता कहने लग जाता है कि आखिर इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, तो बेधड़क तरीके से अन्नू कह देती है क्यों ना हमारे पति को हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया जाए, ताकि हमारे प्रॉपर्टीज़ में तुम्हारा हिस्सा हो, अब हमारे ऊपर भी तुम्हारा हिस्सा हो। यह सब सोच साच कर नितिन ठाकुर समझ जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो उसी वक्त खुद अन्नू जाती है पुराने आशिक रणजीत के पास, प्यार का वास्ता देकर शादी का वादा कर कर उसे भी अपने बहकाव में ले लेती है, जिसकी वजह से अब रणजीत भी इधर अन्नू की बातों में आ जाता। आने के बाद जो होता है अन्नू का साथ देने के लिए वह भी हामी भर लेता है और समय का इंतज़ार करना शुरू कर देता है। लेकिन नितिन ठाकुर जो होता है वह समझ जाता है यह जो काम है बड़ा साधारण दिख रहा है, लेकिन है नहीं। तभी इसी काम को निपटाने के लिए उसके अपने करीबी दो दोस्त होते हैं, एक होता है विनीत, एक होता है बिशड़ू, जो उसी इलाके के रहने वाले होते हैं। दोनों के पास जाता है, मजबूरियों को बताता है, और बिशड़ू और विनीत दोनों मजबूरी को समझ जाते हैं। और जब नितिन ठाकुर की मजबूरी को समझने की वजह से विनीत और बिशड़ू दोनों उसके खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए उसके ही प्लान में अब शामिल हो जाते हैं और अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। और तभी 11 जनवरी साल 2021 का ही अब दिन होता है। अब शाम का टाइम होता है। अब शाम के टाइम में जो होता है दिनेश धवन अपने घर पहुंचता, लेकिन बड़े तेज़ से पहुंचता है और इधर अन्नू को लेकर कुछ कारणवश झगड़े तकरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अन्नू आज फैसला ले बैठती है और उसी वक्त नितिन ठाकुर के पास फ़ोन कर देती है। और नितिन ठाकुर जो होता लगभग 8 बजे खबर पाता है तो इधर बिशड़ू को अपने साथ लेता और विनीत को मोटरसाइकिल बैठाता और लेकर सीधा का सीधा दंदना कर सैनिक कॉलोनी में घुस जाता, मोटरसाइकिल ले जाकर एक परती में खड़ा कर देता और वहीं से तीनों पैदल चल पड़ते हैं। और चलने के बाद जो होता है इधर विनीत और नितिन और बिशड़ू जाकर चोरी छुपे एक कमरे में छुप जाते हैं। लेकिन जैसे रात का अब 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त अन्नू की नज़र खुलती है और खुलने की वजह से उठती है तो देखती है कि हमारे जो पति है नशे में धुत की वजह से काफ़ी गहरी नींद में सोए पड़े हुए हैं। और जाती है विनीत के पास और विनीत और बिशड़ू और साथ में नितिन को इशारा मारती है। तीनों साथ होते हैं और तीनों को ले जाकर अपने ही बेडरूम में जाती है और बेड पर सो रहे पति का वहीं बड़े बेरहम तरीके से हत्या करवा देती है। हत्या करवाने के बाद इधर बिशड़ू जो होता है उसी समय उस बॉडी को एक कंबल में लपेटता है और लपेटने के बाद जो होता है ले जाकर उसी बेड के बॉक्स में तौ तरीके से ठिकाने लगा देता है। और अन्नू से वहीं जो होता है इधर नितिन ठाकुर कहने लग जाता है कि बॉडी को यहाँ तो डम हो चुका है, लेकिन हाँ चंद घंटे के अंदर हम आएंगे, बॉडी को तौर तरीके से ठिकाने लगाएंगे, तब तक तुम यहाँ पर रहो। लेकिन जैसे ही नितिन ठाकुर निकलने लग जाता तो उसी वक्त जो होता है रणजीत भी आकर धमक जाता है। और रणजीत को जब नितिन देखता कहने लग जाता है कि हमने तो तुम्हारा रास्ता बड़े आसान कर दिया है, आगे का रास्ता तुम ढूंढो। वह समझ जाता करना क्या है, लेकिन वहाँ से दोनों दोस्तों को लेकर तो निकल जाता है। रणजीत अंदर जाता है, अन्नू मिलती है, अन्नू से 4 बात करता है और वहीं दोनों प्लान बनाते हैं कि आखिर जो होता है इधर कैसे न तैसे कर कर दिनेश धवन के बॉडी को ठिकाने लगाना तो पड़ेगा। लेकिन इधर जो होता है सुबह के टाइम जो होता है मौके पर रणजीत अपने काम पे निकल जाता है। लेकिन 4 दिन का वक्त बीत जाता है, तभी अन्नू को आभास होता है कि बॉडी जो होती है बेड से बड़ी तेज गंध मारते हुए निकल रही है। यह सब सोच कर अन्नू परेशान जाती है और उसी वक्त जो होता है नितिन ठाकुर को खबर दे। नितिन ठाकुर जब खबर पाता है ठीक 18 जनवरी साल 2021 को ही दोबारा
विष्णु और विनीत को साथ लेता और मोटरसाइकिल लेकर सैनिक कॉलोनी पहुंच जाता, घर के अंदर जाता है। और जब घर के अंदर जाता है, जाने के बाद जो तो बॉडी को देखता समझ जाता कि मौका अब नहीं गंवाना चाहिए। और उसी वक्त बॉडी को दोबारा एक काले कलर की पॉलीथीन होता है, उसी में तौर तरीके से लपेटता और लपेटने के बाद उसी बेड में डंप कर देता है। और डंप करने के बाद जो होता है एक रेडी लेता है। शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में विष्णु, विनीत और साथ में इधर नितिन तीनों ले जाकर बेड को रेडी पे लाते हैं और अपने गली से तौर तरीके से ले जाते हैं। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति अगर इधर नितिन से पूछताछ, नितिन यही कहने लग जाता है कि ले जा रहे हैं बेड का मरम्मत करवाने के लिए। और जैसे 7 बजे के आसपास टाइम होता है, गलियारे में पहुंचता, देखता गाड़ी गहरा नाला है, उसी नाले में ले जाकर बॉडी को डंप कर देता है। और चंद घंटे के अंदर दोबारा जब लौटता है तो लोगों को यकीन हो जाता कि हाँ सही में बेड को मरम्मत के लिए बाहर ले जाया गया था। और उसी वक्त विनीत और नितिन और विष्णु लेकर तो अंदर जाते हैं बेड को और सीधा का सीधा छत पर ले जाकर रख देते हैं। और रखने के बाद इधर नीचे आते हैं, कुछ अन्नू से बात करते हैं, फिर तीनों अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई ठीक 1 फरवरी साल 2021 को हुई, खुद अन्नू के तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है बड़े असर में पड़ जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए विष्णु और साथ में नितिन ठाकुर और बगल में ही रणजीत ठाकुर और साथ में एक पल रहा विष्णु को अपने कस्टम लेती है। पुलिस की जो टीम होती है इधर 5 के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा ले जाकर कोर्ट में लगवाती है और कोर्ट में 5 को ले जाकर वहां लंबी सज़ा के लिए भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, लोगों को दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दिनेश कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं, और दीपक कुमार वर्मा जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और राजेश कुमार जी जो इधर बिहार पटना शहर के रहने वाले हैं, और इधर महाराष्ट्र के ही रहने वाले होते हैं राजेश जी। हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार आपके नाम के साथ नए वीडियो को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।